हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मृत्युंजय आप सभी को आपके अपने परिवार परीक्षालय में स्वागत करता हूं। आज टॉप 25 सीरीज का दूसरा सेशन है। आज हम इसमें 25 बेस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है, CHSL के पिछले साल। तो इन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, एक एक करके देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी साथ में बनाते जाइएगा। और पिछला सेशन अगर नहीं देखे हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे भी जाके देखिए। उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। और शुरू करते हैं आज का सेशन टाइम को बर्बाद किए बिना। और पहला क्वेश्चन है, P, Q और R की दैनिक मजदूरी 5:7:8 के अनुपात में है। यदि Q प्रतिदिन 560 कमाता है तो R और P के दैनिक वेतन क्रमशः कितने होंगे। चलिए बनाइए। जैसे दिया हुआ है PQR का रेशियो दिया हुआ है डेली बेस का। PQ और R का डेली का दिया हुआ है रेशियो 5, 7 और 8। और बोल रहा है कि Q प्रतिदिन 560 कमाता है, यानी Q कितना 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 560 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 रुपया। तो बोल रहा है P और R का, R और P के वेतन क्रम से पूछ रहा है। पहले R का पूछ रहा है, उसके बाद Q का पूछ रहा है। तो पहले R का निकालेंगे। R का कितना यूनिट है 8। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 इंटू 80, यानी 640। इतना रुपया हो गया। ये R का अर्निंग हो गया। ठीक उसी तरह P का निकालेंगे तो P का कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 5 इंटू 80 इक्वल टू 400 रुपीज। इस तरह से हमारा आंसर B हो जाएगा। B इज राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बन गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 500 मीटर लंबी ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है। 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से ट्रेन की विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकेंड में कितना होगा। ठीक है, पहले ट्रेन का हम चाल निकाल लेते हैं, स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 500 मीटर अपना लंबाई और 400 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। और टाइम क्या है, टाइम है 1 मिनट। 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड। ठीक है, अब इससे चाल निकल जाएगा, यानी 900/60। इसको काटेंगे 15, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया किसका, ट्रेन का स्पीड। अब बोल रहा है कि 18 किलोमीटर के चाल से विपरीत दिशा में चल रहा है कौन, कोई बाइक से। ठीक है, तो कितना देर में पार करेगा। तो फिर से निकालेंगे और कितना दूरी कितना हो जाएगा, ये ट्रेन की लंबाई जो है वही दूरी पार करना है, व्यक्ति का तो कोई होता नहीं। तो दूरी हो जाएगा 500 डिवाइड बाई, जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलता है, जब इधर से चलता है तो टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है, दोनों का जुट जाता है। तो इधर 15 मीटर प्रति सेकेंड है और उधर 18 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो पहले हम इधर मीटर सेकेंड में तो उसको भी बदल लेंगे। 18 किलोमीटर को मीटर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से जो बाइक का जो स्पीड हो जाएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे, इन दोनों के स्पीड को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तब टाइम से निकल जाएगा ये समय 0 से 0, 2 से 25, यानी 25 सेकेंड में पार कर जाएगा। ये क्या है, समय है। समय बराबर ये दूरी है, ये चाल है।
25 सेकेंड आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, फास्ट फास्ट बना रहे हैं कारण कि कुछ ऐसा क्वेश्चन में ज़्यादा ये नहीं है, ये CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम सारा ले आए हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया है। ये सारा क्वेश्चन पिछले साल का है, ना कि बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, पिछले बार ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी मेज का अंकित मूल्य 3,000 रुपया है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। ठीक है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, ऐसे तो इसको हम सक्सेसिव से भी बना सकते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स बाई 100। अब देखिए x प्लस क्या है, पहला बार 25% अधिक है तो उसको जो अधिक है उसको प्लस में लेंगे 25, फिर क्या है दूसरे बार में छूट दे रहे हैं 20% यानी कम कर रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 25 गुने 20 बटा 100। अब देखिए यहाँ 25 से 4 और 4 से 5 क्या हो जाएगा, इधर 25 और ये दोनों जुड़ जाएगा माइनस वाला एक तरफ 25 यानी 0, यानी न लाभ होगा और ना ही हानि होगी। नो लॉस नो प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको एक तरीका से और बना सकते हैं। कैसे भाई, तो मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 3,000। ठीक है, अब बोल रहा है ये जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना है 25% अधिक है, ये 25% अधिक है तो इसको लिखेंगे 3,000 25% अधिक है यानी 125। ठीक है, 125 ऐसे में निकाल लेंगे CP 100, 25 बचे 25 चौक 100 और 5 से 60 यानी 2400। 2400 हो गया, 2400 हो गया ना, ये CP हो गया। ठीक है, ये CP हो गया। अब बोल रहा है कि इस पे 20% का डिस्काउंट दिया जाए। ठीक है ना, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाए। इस पे अगर 20% का डिस्काउंट देंगे तो 3,000 का 20% मतलब 20% मतलब 1/5 यानी डिस्काउंट दे रहे हैं तो 4/5 हो जाएगा। 5 से सॉरी एक जीरो छूट गया था, 2400 यानी 2400 रुपये क्या है, इधर CP भी है और इधर SP भी है, ये SP है। इस तरह से क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ये दोनों तरीका से हम बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 रुपया में बेचता है, यदि इस वस्तु को 24% कम में बेचा जाता तब भी उसे 14% का लाभ होता, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, कोई दुकानदार कितना बेचता है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इसका 3750 रुपया सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब बोल रहा है इससे अगर वह 20 कितना परसेंट कम में 24% कम में भी बेचता तब भी 14% का लाभ होता है। ठीक है, 14% 24% कम का मतलब क्या हुआ, 37,500 का 24% कम मतलब 76% है ना, परसेंट को हटा के लिख देते हैं, बराबर वो CP का कितना इतना छूट देने के बाद भी वो कमा रहा है 14%, है ना, 14 ही है ना, हाँ 14% यानी 114 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब इसको हल करेंगे CP का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसको 100 से 100 कट जाएगा, है ना, और अगर इसको 2 से काटें, जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे, 2 से काटें तो 2 से 3 बार और 2 से
8 16, 2 से काटे तो 5 और 7, देखिए 19 से कट जा रहा है, 19 से हो गया 2 बार में और 19 से हो गया 3 बार में। अब देखिए 3 से ये कट जा रहा है, 1 2 3 0, सॉरी 5 ना 15 है, ठीक है। और ये 2 इधर, तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर है ये बचा हुआ और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2500 रुपया। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले साल CHSL में पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, एक परिवार के 7 सदस्यों का औसत आयु 35 वर्ष है। यदि सबसे कम उम्र के सदस्य जुड़वा है और वे 15 वर्ष के हैं तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के सदस्यों का औसत आयु वर्षों में कितनी है, ठीक है। अब एक परिवार है, उसका टोटल मेंबर कितने हैं 7 और उसका एवरेज ईयर दिया हुआ है 35 ईयर, ठीक है। अब इसमें से 2 बच्चा जो है वो जुड़वा है और उसका जन्म 15 साल पहले हुआ है, ठीक है। तो 15 साल पहले परिवार का एवरेज आयु पूछ रहा है। तो जब 15 साल पहले जाएंगे तो सबके उम्र में 15 साल पहले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा की उम्र उस टाइम कम होगा और बाकी लोग का कम नहीं होगा, सबका उम्र कम होगा। तो जब 15 साल पहले जाएंगे, जब सब में जाना है तो इसी में घटा देंगे, इसी में सिंपली माइनस कर देंगे एवरेज में ही, तो ये 20 ईयर हो जाएगा। और ये कितने लोगों का एवरेज है? अभी 7 लोगों का एवरेज है, तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 140। ये टोटल ईयर हो गया। और जब 15 साल पहले गए तो जो जुड़वा बच्चा था वो तो घट गया, उसका सारा उम्र घटा दिए, तो यानी 2 जो जुड़वा था उसको माइनस करेंगे यहाँ से, तो टोटल लोग कितने बच जाएंगे 5। 7 में से 2 जुड़वा को घटाए 5 आ गया। अब ये 5 लोगों का टोटल उम्र है 140, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज 140/5, 140/5। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 28, 5 से 5 तो ना 10, 5 से 40, ठीक है 28 ईयर। अब ये 15 साल पहले यानी जिस टाइम दोनों जुड़वा का जन्म हुआ उस टाइम का एवरेज ईयर है परिवार का। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही अच्छा है, आप लोग आराम से इसको लगाइए, एकदम क्रिस्पी वे में बता रहे हैं सब कुछ, फटाफट कैसे अप्रोच करना है एकदम सिंपल ढंग से, तो आराम से बनाइए, बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया जाता है यदि कोण PRS इज इक्वल टू 104 डिग्री है और कोण कोण RQP बराबर 3/5 कोण QPR है, तो कोण QPR का मान याद करें, ठीक है। अब बोल रहा है कोई ट्रायंगल है PQR, कोई ट्रायंगल है P Q और R। अब बोल रहा है कि QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है, ठीक है, यहाँ S तक बढ़ा दिए इसको, बिंदु S तक QR को। अब बोल रहा है कि कोण PRS, कोण PR और S यानी ये वाला कोण दिया हुआ है 104 डिग्री, ठीक, 104 डिग्री दिया हुआ। अब बोल रहा है कोण RQP बराबर दिया हुआ यहाँ पे कोण RQ और P इक्वल टू 3/5 कोण
क्यू पी और आर। ठीक, अब देखिए इन दोनों का अगर रेशियो निकालें, कोण आर क्यू पी रेशियो कोण क्यू पी आर, तो क्या हो जाएगा, इसका इधर हो जाता है और इसका ये हो जाता है, यानी 3:5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक थ्योरम है कि किसी भी बाह्य कोण जो होता है, जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज का, वो अपोजिट के दोनों एंगल के योग के बराबर होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा। तो देखिए ये दोनों कोण का यूनिट दिया हुआ है 3 और 5, और निकालना है हमको कोण, निकालना कौन सा कोण है, कोण QPR, यही वाला कोण हमको निकालना है। ठीक है ना, तो अभी इससे बना देते हैं। बोल रहे हैं कि ये दोनों का योग, यानी इसको मान लेते हैं 5 और 3 8, 8 यूनिट का वैल्यू 104 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का निकालना है हमको, तो 5 का क्या हो जाएगा 104 डिवाइड बाई 8 इंटू 5। ठीक, अब देखिए काटते हैं इसको, 8 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 1 और 8 से इसको काटेंगे तो 1 और 8 दूना 8 तिया 24, ये यानी 65 डिग्री, 65 डिग्री आ गया कोण। कोण क्या होगा QPR इक्वल टू 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना 65 डिग्री कितने में, सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ये थ्योरम इसमें बस कि जो अपोजिट एंगल होता है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है, बस बाकी सारा खेल सामने है। सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। अकेले सी इस कार्य का 8/9 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए आप लोग बनाते जाइए, अगर नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अब देखिए बोल रहा है ए और बी किसी काम को 27 और 54 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब ए जो है वो 27 दिन में कर लेता है और बी जो है वो 54 दिन में कर लेता है, लेकिन वो सी के सहायता से, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम किया और तीनों मिलके उस काम को 9 दिन में कर दिया। ठीक है, तीनों मिलके कितना दिन में कर दिया, 9 दिन में। तो टोटल काम क्या करते हैं हम, काम टोटल निकालने के लिए तीनों का एलसीएम ले लेते हैं सिंपली, या तो कोई ऐसा अंक लेंगे, कोई ऐसा लेंगे जो कि तीनों से कट जाए। तो हम इसमें 54 ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम 27, 54 जो है 27 से भी कट रहा है, 54 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो ये 54 टोटल वर्क हो गया। ठीक, तो इसका इफिशियंसी निकालेंगे, कल ही बताए थे ये वर्क होता है ना। तो इफिशियंसी क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये 1 आ जाएगा, और 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 आ जाएगा। ठीक, अब ये ए का एफिशिएंसी है, ये बी का एफिशिएंसी है, और ये क्या है ए बी सी तीनों के मिल का एफिशिएंसी है, यानी तो अब इसमें देखिए ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का 1 है और तीनों का 6 है, तो सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। जैसे कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशियंसी, ये तीनों का इफिशियंसी जो है 6 है, और ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है वो क्या है 3 है। ठीक ना, इतना बेसिक से बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा इतना बेसिक से। तो सी का इफिशियंसी निकल जाएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, सी का इफिशियंसी इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि सी अकेले इस काम के 8/9 भाग को, इस काम क्या है 54, टोटल काम क्या है 54, सॉरी टोटल काम है 54, 54 के 8/9, 8/9 भाग को कितने दिन में करेंगे। तो ये तो टोटल काम करना है जो पूछ रहा है, और इफिशियंसी से भाग दे देंगे इसमें, यानी इफिशियंसी सी का 3 है तो 3 से भाग दे देंगे और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 9 से
9 छक्के 54 और 3 से 3 दूना 6, यानी 16 दिन में कंप्लीट कर देगा। 16 दिन में 8/9 भाग जो है इस काम का सी अकेले कर देगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना है क्वेश्चन का? 16 दिन, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक से बताए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 3 कॉस स्क्वायर एक्स है तो xy2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 3 कॉस स्क्वायर एक्स इतना दिया हुआ है। अब पूछ रहा है xy2 का वैल्यू। ठीक ना, तो इसको देखिए कॉस को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। अब साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर एक्स। अब ये टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा, है ना। टेन एक्स इज इक्वल टू रूट 3। अब देखिए टेन का कितने डिग्री का वैल्यू रूट 3 होता है? तो ये 60 डिग्री का होता है, यानी टेन एक्स इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री, यानी x का वैल्यू क्या है? 60। तो पूछ क्या रहा है? x/2 का वैल्यू, यानी 60/2 का वैल्यू पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? 30 हमारा राइट आंसर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7x - 10y = 8 और xy = 5 है तो 49x² + 100y² का मान क्या होगा? ठीक, बोल रहा है कि 7x - 10y = 8 और xy का भी वैल्यू दिया हुआ है ना। ठीक, और पूछ रहा है 49x² + 100x²। ठीक, तो अब देखिए एक्स वाई का भी वैल्यू दे दिया है, लिख ही देते हैं। एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 5। ठीक ना, अब देखिए दोनों तरफ सिंपली क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49x² + 100y² - 2 हो जाएगा इंटू ए बी होता है तो 7 × 10 70 xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 64। इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक ना, अब ये तो पूछ ही रहा है तो इसको 49x² + 100y² इज इक्वल टू 64 प्लस ये देखिए माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। रुकिए, नहीं तो पहले हम इसको सॉल्विंग कर देते हैं, तो बोलिएगा कहाँ से आएगा। माइनस एक्स वाई का वैल्यू कितना है? 5 है। एक्स वाई का वैल्यू 5 है तो 70 × 2 140 और गुने 5 700 इजकल टू 64। अब देखिए 49x² + 100y² इजकल टू 64 + 700। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 764। ये करेक्ट आंसर है, यही पूछ रहा था। 49x² + 100y² इसका वैल्यू कितना आ गया? 764। 764 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा परम सत्य आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने साधारण ब्याज की 5% दर पर 2400 रुपया और 9% की दर पर 5400 रुपये का निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसे अपने निवेश से कितनी राशि प्राप्त होगी? ठीक है, अब देखिए कल भी बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है
रेट इनटू टाइम परसेंटेज। ठीक है, तो जब पहले बार वो निवेश किया तो किस रेट से किया था, उसने 5% के दर पे, ठीक ना, तो 5% के दर पे 6 साल के लिए, यानी 30% उसका हो गया इंटरेस्ट। ठीक, तो 30% के इंटरेस्ट पर कितना किया निवेश, तो उसका बोल रहा है टोटल कितना उसको मिला पैसा, यानी वो अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 2400 रुपया निवेश किया है, 2400 रुपया फर्स्ट टाइम में निवेश किया था, और इसका ये 30% तो इंटरेस्ट ही हो गया, तो 130 हो जाएगा इसका अमाउंट टोटल बाई 100। ठीक ना, अब ये कट जाएगा, अब दोनों को गुना करेंगे, दोनों को जब गुना करेंगे तो ये तो 0, 13 चौके 52 के 2 बाकी 5, और 13 दूनी 26 और 5 31, पहला से इतना रुपया का आएगा उसको टोटल अमाउंट। अब दूसरा टाइम में वो क्या किया है, दूसरा टाइम में वो क्या किया है कि वो 9% के इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, 9% के इंटरेस्ट पर, तो 9 और टाइम क्या है 6 साल, टाइम दोनों में सेम है, तो हो जाएगा 54%। ठीक है, 54% आ गया इसका इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि उसका अमाउंट निकालेंगे, क्या है 5400 मल्टीप्लाई बाई 154 डिवाइड बाई 100, इसको ये गुना कट जाएगा ये। अब इसको गुना करेंगे 54 मल्टीप्लाई बाई 154, जब इसको गुना करेंगे तो आएगा, चलिए गुना कर लेते हैं फटाक से, 154 मल्टीप्लाई 54, 4 चौक 16, 21 और 4 अदू 6, 0 25 25 2 27 के साथ, बाकी 2 5 2 7 6 1 6 और 7 13 के 3 बाकी 1 और 8 83 16। ठीक है, तो इसका दोनों का गुना करके 83 16 आएगा इसका 8316 रुपीज़। अब टोटल कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल 3120 और 8316 63411, इतना रुपया उसको टोटल इनकम हो जाएगा। 11436, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया, रेट इनटू टाइम है, ये रेट है ये टाइम है, 30% इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 130%, इसका 130% निकालिए, ये आया। ठीक उसी प्रकार ये रेट है ये टाइम है, सेकेंड टर्म में जो 5400 रुपया इन्वेस्ट किया है, 54% इंटरेस्ट है, तो 154 इसका क्या हो जाएगा अमाउंट, परसेंटेज करने के लिए 100। अब इसको काट के ये 8316 आया, दोनों को ऐड किए, टोटल इतना है उसका हो जाएगा बर्थ, और ये उसका, इस तरह से डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, मजा आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10.24 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, अब किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, यानी √3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 10.24 √3, इतना ही दिया हुआ ना। ठीक, अब देखिए ये √3 से √3 तो कट जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10.24 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ए बराबर अगर निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, ए बराबर अगर निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा। ठीक, अब 1024, ये तो इसका तो निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, अब 1024 निकालने का तरीका अगर नहीं पता है तो डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक ना, तो इसका हो जाएगा, ऐसे तो याद है मुझे, ये 3.2 ये हो गया।
यानी 6.4 इसका हो जाएगा ए इजकल टू। तो पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर इजकल टू हो जाएगा इतना मल्टीप्लाई बाई 3, तीनों साइड बराबर है तो 3 से गुना कर देंगे या 3 बार इसको जोड़, 6.4 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 चौक 12, 6 तिया 18, 1 19, एक अंक के बाद दशमलव, 192 मीटर, सॉरी 19.2 मीटर, 19.2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस इसमें फॉर्मूला पे पुट करना, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं a और b का अनुपात 13:17 है। यदि a में 15% की वृद्धि और b में 30% की वृद्धि होता है तो a का b से नया अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो a और b का रेशियो दिया हुआ है, क्या है, 13:17। अब बोल रहा है a में 15% की वृद्धि है, तो 13 में 15% की वृद्धि करेंगे तो 115/100 रेशियो 17 में 30% की वृद्धि यानी 130/100। अब देखिए 100 से 100 तो ये कट जाएगा रेशियो में, और 13 से इसको काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 2, और 5 से काटेंगे तो 23, यानी नया रेशियो क्या हो जाएगा, 23:34। यही हमारा नया रेशियो हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये पिछले साल का CHSL का क्वेश्चन है, पिछले साल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई कार 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि चाल में 25% की वृद्धि होती है, ठीक ना। देखिए किस तरह से इसको बनाना है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। बोल रहा है कि स्पीड में 25% की वृद्धि, यानी स्पीड 4 से क्या हो गया, 5 हो गया, 4 से 5, ये 4 था और ये एक बढ़ा है तो 4 से 5 हो गया। तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कल भी बताए थे। तो टाइम क्या हो जाएगा, 5 से 4, ठीक ना। पहले स्पीड 4 था तो 4 से 5 कर दिया, तो टाइम क्या, पहले 5 लगता था अब 4 लगता है। और पहले जो टाइम लगता था वो दिया हुआ है कि 50 मिनट में तय करता है, ठीक ना। तो 50 मिनट, अब 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 50 मिनट, है ना। तो बोल रहा है कि उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय तय करेगा। ठीक है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 50 है तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40। अभी मतलब कि 40 मिनट में वो 54 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो बोल रहा है 3/4 भाग, इस दूरी का 54 का 3/4 भाग। अब देखिए जो टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, ठीक ना। तो 3/4 अगर दूरी तय करेंगे तो टाइम भी 3/4 ही लगेगा। तो जो टाइम हो जाएगा ना वो सिंपली 40 को हम 3/4 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 4 से 10, यानी टोटल 30 मिनट का समय लगेगा, टोटल 30 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। टाइम और डिस्टेंस, यहाँ पे अब डिस्टेंस से भी करते तो उतना ही आंसर आता 30, इसलिए डायरेक्ट हम इसको टाइम से, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे से उलट जाता है, लेकिन डिस्टेंस और टाइम का सेम रहता है, इसलिए 30 मिनट इसका सही आंसर है। ठीक है ना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, tan 34 डिग्री, tan 40 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री इंटू tan 56 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री माइनस cosec 30 डिग्री इंटू sec 60 डिग्री। ठीक है, इतना का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है tan 34 डिग्री इंटू tan
42 डिग्री इंटू tan कितना है 48 डिग्री इंटू tan 56 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद भी है, इसके बाद क्या है, प्लस में है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री प्लस नहीं माइनस यहाँ पे माइनस cosec 30 डिग्री और इंटू यानी मल्टीप्लाई है sec 60 डिग्री, ठीक ना। इतना ये क्वेश्चन देखिए, जब tan गुना में हो, ये tan देखिए यहाँ तक गुना में है सब, जब tan गुना में हो और दो एंगल का योग 90 डिग्री अगर हो रहा हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे कि 34 और 56 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, 42 और 48 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके 1 बना लेगा और ये दोनों मिलके 1 बना लेगा। तो इस तरह से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, यानी इतना का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस। अब देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, cot 30 का वैल्यू कितना होता है √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे √3 और माइनस cosec 30 का कितना होता है 2, cosec 30 का कितना होता है वैल्यू 2, ये तो याद ही करना होगा 0 से लेकर 90 तक का, और मल्टीप्लाई sec 60 का भी होता है 2, ठीक है। अब देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 माइनस 2 इंटू 2 4 यानी 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया ना। ये 90 डिग्री दोनों गुनाम हो tan और दोनों का एंगल का योग अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो फिर जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो इसका वाला कुछ बता देंगे, प्रैक्टिस सेशन है तो थोड़ा सा ये याद रखिए कि बस ये दोनों एंगल का योग अगर 90 डिग्री हो जाएगा और tan दोनों गुना में तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। बाकी ये सब का तो वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको और इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रानी रागिनी से 2 वर्ष बड़ी है जो नाग की आयु की 2 गुनी है। यदि रानी रागिनी और नाग की आयु का योग 27 है तो रागिनी की आयु कितनी होगी, ठीक है। देखिए एक रानी है, रानी को RN से लिख देता हूँ, एक रागिनी है तो इसको RG से लिख देता हूँ, और एक नाग है तो इसको M लिख देता हूँ। अब बोल रहा है कि रानी जो है रागिनी के आयु से 2 साल बड़ी है और नाग जो है नाग की आयु से रागिनी 2 गुनी है, ठीक ना। तो इसका मान लेते हैं x, तो इसका हो जाएगा ये 2x, ये हो जाएगा इससे ये 2 साल बड़ी है तो यानी 2x + 2 ये 3 हो गया। अब तीनों के आयु का जो योग है वो दिया हुआ है 27 साल, ठीक ना। तो तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 2x + 2x + x ये हो जाएगा 5x + 2, 5x + 2 = 27, ठीक ना। अब बोल रहा है 5x = ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 25, तो x = क्या हो जाएगा 5 साल, यानी नाग का आयु क्या हो जाएगा 5 साल, रागिनी का आयु क्या हो जाएगा, रागिनी का आयु पूछ रहा था, ये क्या है 2x यानी 2 गुना 5 ना, ये भाई है ना, 2 गुना 5 = 10 साल, 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। शायद लगता है पिछले क्वेश्चन में हम ऑप्शन थोड़ा सा गलत मार्क कर दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा पिछले में, उसे कर लीजिएगा सही। 0 था ना आंसर, खैर कोई नहीं, 0 तो आंसर ला ही दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यदि sec थीटा + tan थीटा = 1.25 तो sec थीटा - tan थीटा = what। देखिए इसमें दिया हुआ है sec थीटा
प्लस tan थीटा इक्वल टू 1.25 1.25 है। तो इसका ये पूछ रहा है ना सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू। ठीक, देखिए अब ये दोनों क्या होता है ना एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। अगर ये माइनस दिया हो और प्लस पूछा हो तो इसका उल्टा लिख देंगे, अगर प्लस दिया हो माइनस पूछ रहा हो तो इसका उल्टा लिख देंगे। यानी एक फॉर्मूला होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, अगर एक्स है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू हो जाता है 1/x। ठीक ना, इसको ध्यान में रखिए। तो ठीक उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 1/1.25। अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। अगर 5 से 25 से करते हैं तो 4 बार और 25 से करते हैं तो 5 बार। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। 0.8 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना, सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इसको याद रखिएगा। ठीक इसी प्रकार सेक tan है ना, हाँ ठीक है। तो ये याद रखिएगा और ये इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कोई दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनाइए। सारा क्वेश्चन एकदम बहुत बढ़िया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग आराम से बना ही रहे होंगे आई होप। और जो नहीं समझ में आ रहा है उसका तो सॉल्यूशन मैं दे ही रहा हूँ, तो आराम से नहीं समझ में आएगा तो फिर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, इसको बनाते हैं। बोल रहा है कोई दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, ये है ना। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर। ठीक है, यहाँ देखिए आप, पहला वस्तु है, पहला वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है ना। तो 20% का लाभ मतलब 20% मतलब क्या, 20% मतलब 1/5। ठीक, लाभ हो रहा है यानी 5/6, 5 के वस्तु को 6 में बेचा। अब दूसरा है, दूसरा क्या है, पहला के तो 20% के लाभ पे हो गया। ठीक है, अब दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर। अब 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक ना, 1/10 कैसे आया, ये सिंपल है, 10% है ना, 10 को परसेंट के हटाएंगे 100 से भागा देंगे तो ये 0 कट के 1/10 हो जाएगा। अब हानि है, लाभ था तो ये बढ़ गया 1, हानि है तो 1 घट जाएगा, यानी ये 10 से क्या हो गया 9, हानि पे बिक रहा है तो 10 से ये 9 हो गया। ठीक ना, तो ये थोड़ा मिटा देते हैं इसको, कोई काम तो है नहीं, तो बस समझने के लिए लिख दिए थे। ठीक, ये हो गया CP और ये हो गया SP। ठीक, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, लेकिन यहाँ तो बराबर है ही नहीं है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको बराबर करेंगे, यानी इसको और इसको बराबर करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ये 30 हो जाएगा। इसको 30 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना, तो अब ये हो जाएगा 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25/30 और ये हो जाएगा 30/27। ठीक, अब ये दोनों वस्तु हो गया, वो देखिए यहाँ पे दूसरा वस्तु का सेलिंग प्राइस और पहला वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया। ठीक, अब इस पूरे लेन देन में उसको लाभ होता है या हानि। ठीक, अब ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब देखिए टोटल क्या हो गया यहाँ पे 55, इधर क्या हो गया 57, यानी लाभ हो रहा है। 55 के वस्तु को 57 में बेच रहा है ना, तो इसको तो लाभ हो गया। हानि वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक, अब लाभ कितना हो गया, कितने यूनिट का लाभ हुआ है 2,
कितने पे हुआ है? 55 पे। ठीक, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 20, यानी 40/11। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33, बच गया 7, 70, 11 छक 66, 4 40, 11 तिया 33, इतना % का लाभ हो जाएगा, है ना। लाभ हो गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3.63 है ना, तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये रेशियो पे है पूरा, बहुत ही ईजी है, इसी मेथड से बनाना है आराम से। एसपी को जो बराबर बोला था कर देंगे, बस बाहर निकाल देंगे। समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आराम से, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से रिवाइंड कीजिएगा वीडियो और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता उपलब्ध होता है, दूसरे दिन 2 और शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और काम पूरा होने तक प्रतिदिन 2 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी रहता है। मकबरे बनने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि कोई मकबरा बन रहा है, ठीक है, तो उसमें 10 मजदूर जो है 10 दिन में उसको बना सकता है। ठीक, और बोल रहा है कि पहला दिन काम करने के लिए सिर्फ एक ही कार्यकर्ता आता है। ठीक, और दूसरा दिन 2 कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, और इसी तरह से जब तक कार्य खत्म नहीं होता है तब तक 2-2 ऐसे ही ऐड होते जाता है, जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाए। तो बनाइए इसको। ठीक है, अब बोलिए काम कितना हो जाएगा टोटल? 10 कार्यकर्ता 10 दिन में काम करता है, यानी टोटल कितना काम हो गया? 100। ये काम हो गया टोटल 10 कार्यकर्ता 10 दिन में, तो 10 गुना 10, ये 100 काम हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला दिन एक कार्यकर्ता आता है, ये मानिए पहला दिन एक कार्यकर्ता आता है तो एक काम करेगा। अब दूसरा दिन 2 कार्यकर्ता और आ गया, यानी ये 3 हो जाएगा, 3 काम करेगा। फिर अगला दिन 2 और आएगा तो 5 हो जाएगा ये। फिर अगला दिन 2 और आएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि n दिन तक ये सब n कार्यकर्ता आके और 100 काम को कर देते हैं। ठीक ना, ठीक है। अब देखिए कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे ही n है, तो ये क्या है? ये तो प्रथम n विषम संख्या का योग है ना। प्रथम n विषम संख्या का ये योग है, तो उसका फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n²। ठीक है, अब n² क्या हो गया? 100। तो n क्या हो जाएगा? 10, यानी 10 दिन में कर देगा कंप्लीट, है ना। ऑप्शन नंबर ए 10 दिन, ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया ना। पहला दिन 1, दूसरा दिन 3, फिर तो 2 बढ़ते जा रहा है जब तक काम खत्म ना हो जाए। टोटल काम 100 है, ठीक ना। तो इस तरह से जानते हैं कि टोटल का योग होता है n², तो n² बराबर कितना हो जाएगा? 100, n बराबर 10, यानी 10 दिन में ये सारा काम कंप्लीट कर देगा। समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओ त्रिभुज ABC का अभिकेंद्र है, कोण BAC ज्ञात करो अगर कोण OBC 30 डिग्री है। ठीक है, बनाइए। एडवांस का क्वेश्चन है, सर्कल से, मतलब सर्कल और त्रिभुज। जैसे कि O कोई अभिकेंद्र है, ठीक ना, तो ये सर्कल है और O कोई अभिकेंद्र है, ठीक ना, और बोल रहा है त्रिभुज ABC का। ठीक,
ये त्रिभुज बना देते हैं ए बी सी, ए बी सी, और ये ओ है, ठीक। अब बोल रहा है कोण बी ए सी ज्ञात करना है। यदि कोण ओ बी सी यानी ओ बी सी यानी ये कोण ओ बी सी यानी ये वाला कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कैमरा में, तो इसको लिख देते हैं यहाँ से। ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक ना। जैसे ये सेंटर है और बोल पूछ रहा है ये वाला क्या होगा, ठीक। अब देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल का ये लाइन क्या है, ये लाइन अगर देखें तो ये सर्कल का क्या है, रेडियस है, ठीक। ये भी लाइन रेडियस है, यानी ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये क्या है, एक तरह से आधार है। अब देखिए त्रिभुज बी ओ सी में ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो दोनों बराबर हो गया। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसका दो भुजा बराबर है। अब दोनों भुजा बराबर है तो आधार पर का कोण भी बराबर होगा, ठीक ना। तो यानी इसका भी मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, इसका भी 30, तो ये भी 30, ये भी 30। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। तो ये दोनों कोण मिलके 60 डिग्री हो गया। तो कोण बी ओ सी क्या हो जाएगा, कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस 60 हो जाएगा। ये दोनों 60, ये वाला निकालेंगे 180 में, ये त्रिभुज में, तो हो जाएगा कोण बी ओ सी बराबर 120 डिग्री, ठीक ना। अब ये आ गया हमारा 120, ठीक। अब देखिए एक सर्कल में होता है कि एक ही कोण से यानी एक ही जीवा से सेंटर पर बना कोण ये सरकमफ्रेंस पे बने कोण का 2 गुना होता है, ठीक ना। यानी ये कोण अगर थीटा, ये कोण अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होता है, ठीक ना। इस कोण का ये 2 गुना होता है, तो इसका आधा ये हो जाएगा, है ना। तो कोण बी ओ सी 120 है, तो कोण बी ए सी कितना हो जाएगा, 120/2 यानी 60 डिग्री, है ना। एक ही कोण पे यानी एक ही जीवा पे सेंटर पे बना कोण पेरीमीटर पे यानी सरकमफ्रेंस पे बना कोण के क्या होता है, 2 गुना होता है। ये 2 गुना होगा। ये अगर x है तो ये 2x होता है, ठीक ना। समझ में आ गया, बस उसी का यूज किए। ये 120 है तो इसका आधा ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। समझ में आ गया, बस इतना ही, एक ही वही थ्योरम इसमें है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें, ठीक है। देखिए अब कोई वर्ग है, उसका क्षेत्रफल में 19% की कमी हो रहा है, 19% की कमी हो रही है, ठीक ना। यानी 100 था उसका एरिया और कम होके क्या हो गया 81, ठीक ना। ये एरिया है, 100 था तो हो गया 81, तो इसका क्या हो जाएगा, और ये क्या स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया है, तो उसका भुजा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर होता है एरिया, तो इसका भुजा स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 10 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 9, ठीक है ना। ये भुजा हो गया 10 और 9। तो कर्ण कितना परसेंट कम जाएगा, यही पूछ रहा है ना। विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें, तो ए विकर्ण में भी उतना ही कमी होगा जितना कि इसमें होगा। तो कितना कम हो रहा है यहाँ पर, 1 का 1 गुना 100/10 यानी 10% की कमी हो जाएगी।
है ना, 10% की कमी हो जाएगी। अब लग रहा होगा कि ए, आप ए का निकाल दिए, यहाँ तो विकर्ण का निकालना चाहिए। ठीक है, तो दिखा देते हैं आपको, कोई उससे अंतर नहीं पड़ेगा। अब ए ये है तो विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a, √2a होता है विकर्ण बराबर। तो इसका √2 क्या करेंगे, 10√2 हो जाएगा ये, और ये 9√2 हो जाएगा, है ना। अभी दोनों में भी अंतर क्या आया, एक ही ना आया, एक रूट मतलब 10√2 में 9√2 गया, तो क्या बचा, √2, सॉरी √2 बचा। माइनस करेंगे तो √2 की कमी हुई। अब √2 की कमी हुई है कितने पे, 10√2 पे। अब √2 से √2 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, यानी 10% की कमी। अगेन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। दोनों का माइनस करेंगे √2। ठीक है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, अब किसी घन का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसी घन का 600 मीटर स्क्वायर, ठीक ना, 600 मीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया जो होता है घन का होता है 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 6 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो इसका विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण बराबर होता है इसका √3a। क्या होता है विकर्ण बराबर, √3a। तो √3a के हिसाब से देखें तो a बराबर क्या है, 10 गुना √3, तो 10√3 हो जाएगा, 10√3 मीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 10√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ सब कुछ क्या है, मीटर में है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। गलती से ऑप्शन नंबर डी नहीं मार्क कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है और क्वेश्चन मीटर में है, इसलिए 10√3 मीटर होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समान आयतन वाले दो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, बनाइए। देखिए समान आयतन वाले दो लंबवृत्तीय बेलन, ठीक, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन πr²h। तो देखिए पहला को हम मान लेते हैं स्मॉल आर ले लेते हैं, पहला का रेडियस πr²h, ठीक ना, ऊंचाई का अनुपात दिया ही हुआ है। ठीक, अब दूसरा का ले लेते हैं कैपिटल आर। ठीक, अब पाई r² है और h दिया हुआ है, पहला का 1 और दूसरा का दिया हुआ है 2। ठीक, पाई से पाई उड़ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए r² बटा r² क्या हो जाएगा, r² बटा r² क्या हो जाएगा, 2/1 इसका रेशियो। ठीक, तो r बटा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसका तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2/1। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, √2/1। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पहला को स्मॉल आर से लिखे, दूसरा को कैपिटल आर से। एच दिया हुआ है, एच का रेशियो 1 और 2, तो रेडियस का रेशियो निकालना था, इसका निकाले आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और 2 का रूट 2 हो गया, तो रेशियो निकालेंगे √2 रेशियो 1 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक गोलाकार गेंद जिसका व्यास 9 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 2 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। अब हम जानते हैं कि किसी भी चीज को पिघलाकर कोई चीज बनाया जाता है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम सेम होता है। अब यहाँ पे गोले को पिघलाकर बनाया जा रहा है तार, तो दोनों कंडीशन में दोनों का वॉल्यूम जो होगा हमेशा सेम होगा, तो दोनों को का वॉल्यूम सेम कर देंगे, उससे उसका लंबाई निकल जाएगा तार का। ठीक है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू और इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई से पाई यहीं पे काट देते हैं, तो 4/3 आर क्या है, देखिए इसमें डायमीटर दिया हुआ है तो डायरेक्ट डायमीटर नहीं लिखेंगे, रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाई 2, तो लिखेंगे 9/2 और इस सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हमारा आंसर जो है मीटर में पूछ रहा है, हमारा आंसर मीटर में पूछ रहा है, तो हम इसको पहले मीटर में बदल लेंगे। तो इसमें मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा, 9/200, 9/200। अब इधर आर स्क्वायर, अब देखिए इसका डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 2 mm, तो इसका आर क्या हो जाएगा 1 mm, 1 मिलीमीटर, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये मिलीमीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलेंगे, 1/1000, 1/1000 इंटू एच, एच तो निकालना ही है, एच ही ना हो जाएगा लंबाई। तो अब देखिए इधर 3 0 3 6 0, तो इधर भी 2 2 4 2 6, 0 से 0 सारा मामला सलट गया है ना। अब इधर तो सिर्फ एच बच गया है, इधर सिर्फ एच बच गया है और इधर बच गया है नीचे में, अब देखिए 4 से कट जाएगा ये 2 और ये 2 है ना, और 3 से ये कट जाएगा। भाई साहब सारा मामला सेट हो गया। अब 9 से गुना करेंगे 9 बार 81, इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 और 8 दिया 24, इतना बटे 2 बराबर एच। ठीक, अब एच इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 1.5 मीटर, पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट 121.5 मीटर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी था, बस दोनों का वॉल्यूम्स बराबर कर दिए, इधर सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो मीटर में बदल दीजिए, इधर मिलीमीटर में दिया हुआ था तो इसको भी मीटर में बदल देंगे, बस काट पीट के 121.5 मीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। ये आज का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो कोई धनराशि, चलिए इसको होमवर्क में रख लेते हैं, HW, इसको बना के कमेंट में आंसर कीजिएगा और कैसा लगा सेशन ये भी बताइएगा, कंटेंट कैसा है। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया है, सारा प्रीवियस ईयर का है और अच्छे लेवल का है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर पिछले बार का CHSL का सारा क्वेश्चन है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम डाल दिए थे, 1-2 इजी क्वेश्चन को हटा के एडवांस मैथ का। तो बनाए, कैसा लगा सेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।